हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो बच्चे लोग, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज और आज हम आ चुके हैं अपनी केस स्टडीज की आखिरी वीडियो पर, जहां हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 12 कंज्यूमर प्रोटेक्शन की केस स्टडीज। और इसी के साथ ये केस स्टडी सीरीज यहाँ पर खत्म होगी। और जो भी पूरा एक हम लोगों ने यहाँ पर एक पैटर्न एस्टैब्लिश किया था कि पहले एक लर्निंग फेज में डिटेल लेक्चर समझे, वन शॉट में रिवीजन किया और प्रैक्टिस सेशंस के लिए केस स्टडीज को सॉल्व किया, तो मुझे लगता है कि सभी चीज़ों ने आपकी तैयारी को बहुत ही बढ़िया कर दिया होगा। तो अगर आप रेगुलर फॉलो करते आए हैं इन सभी चीज़ों को, तो आज आप पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट फील कर रहे होगे और बहुत खुशी भी हो रही होगी आज की इस वीडियो के साथ। तो चलिए अपनी उस खुशी को ज़रूर जाहिर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में और लगा दीजिए अपनी अटेंडेंस, क्योंकि स्टार्ट करते हैं आखिरी चैप्टर की केस स्टडीज। तो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वाला ही क्वेश्चन है। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन वही हम जो सीख कर आ चुके हैं अब अपने इस पूरी जर्नी के अंदर कि कैसे केस स्टडी को सॉल्व करना है। सबसे पहले नीचे से पढ़ना शुरू करते हैं। एन्यूमरेट द राइट्स ऑफ अ कंज्यूमर विच रितु शर्मा वाज एबल टू एक्सरसाइज विद द हेल्प ऑफ द वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन। हमें यहाँ पर बताना है कौन से राइट्स यहाँ पर वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। ठीक है, वो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन की मदद से कौन से राइट्स यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अब तो समझ गए होंगे, सारे राइट्स लिखने हैं और उनका एक क्रक्स पॉइंट लिखना है जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाते हो कि कौन सा राइट है। ठीक है, और अगर अभी तक वो क्रक्स पॉइंट नहीं भी आइडेंटिफाई कर पाए हो तो कोई बात नहीं, केस स्टडीज की मदद से उन सभी पॉइंट्स को समझने की कोशिश करना। ठीक है, चलो। सो रितु शर्मा, हु वर्क्स एज अ गार्ड इन अ स्कूल, purchased 2 shirts for rupees 460 each for her son. When she went back home, she realized that the shirt was small in size for her son. She decided to ask for the return of money or exchange of the shirt with an appropriate size. But the store owner refused to return the money or exchange the shirt. Ritu Sharma was disheartened. Her friend advised her to go to the Seva Sadan, an autonomous voluntary organization working for the protection of consumer welfare. The organization helped her by explaining to her the legal procedure as well as educating her about her rights as a consumer and helped her in filing the complaint and getting the relief. With the help of the organization, Ritu was able to get her money back from the store. क्वेश्चन मैंने पूरा आपके सामने रीड किया। अब आपको क्वेश्चन को समझना है बेटा। अब आपको हमने बड़ा कर दिया है कि बेटा देख लो, अब आपको सारी चीजें समझा चुके हैं, आखिरी चैप्टर पे है, तो हमसे पहले आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, अब आप हमसे ज्यादा होशियार हो चुके हैं। तो बेटा इस क्वेश्चन में क्या हुआ, रितु शर्मा जो कि यहाँ पर एक गार्ड है किसी स्कूल में, उसने एक शर्ट खरीदी, अपने 2 शर्ट खरीदी अपने बेटे के लिए 460 रुपए की। ठीक है, वो जब घर गई तो उसको ये लगा कि जो शर्ट का साइज है वो छोटा है, तो बड़े साइज की शर्ट चाहिए थी उसको। तो वो गई वहां पर एक्सचेंज करने के लिए कि आप या तो मुझे मेरा पैसा वापस कर दो या आप मुझे जो साइज की शर्ट मैं आपसे मांग रही हूँ वो साइज की शर्ट आप मुझे दे दो। ऑनर ने मना कर दिया, स्टोर ऑनर ने, कि ना तो आपको पैसे मिलेंगे ना ही हम आपकी शर्ट को एक्सचेंज करेंगे। अब रितु शर्मा को यहाँ पर ना बहुत ज्यादा डिसहार्टेंड हो गई कि भाई देखो यहाँ तो पैसे खराब हो गए हैं। तो उसके फ्रेंड ने उसको एडवाइस किया कि सेवा सदन हम लोग चलते हैं, वो एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं। जब वो वहां गई तो वहां पर उन्होंने उसको पूरा वो प्रोसेस समझाया कि किस तरीके से आप लीगल एक्शन ले सकते हो और अपना या तो पैसा वापस मिलेगा या आपको शर्ट एक्सचेंज करके मिलेगी। तो उन्होंने पूरा वो प्रोसेस समझाया और उन्हें अवेयर भी कराया कि आपके क्या राइट्स बनते हैं। तो बेटा यहाँ आपको कौन से 2 राइट्स समझ में आ रहे हैं? देखो, वो गई थी अपनी बात को कहने के लिए, उसकी बात को नहीं सुना गया। अब नहीं सुना गया के बाद क्या है, उसको रिलीफ चाहिए था ना। तो जब बात होती है ना रिलीफ की, कि सॉल्यूशन चाहिए, रिलीफ चाहिए, तो वहां कौन सा राइट होता है बेटा? वहां होता है राइट टू सीक रेड्रेसल। भाई उसे सॉल्यूशन चाहिए था ना उसकी प्रॉब्लम का, और सॉल्यूशन के लिए उन्होंने बताया कि आप क्या कर सकते हो, कंप्लेन कर सकते हो। तो ये भी तो एक रिलीफ का पार्ट होता है कि आपको फाइल करनी है कंप्लेंट। तो राइट टू सीक रेड्रेसल हुआ। उसके बाद उन्होंने समझाया ना कि आपके कौन से राइट्स होते हैं, उन्हें एक अवेयर करा। तो बेटा यहाँ कौन से वाला राइट है जहां कंज्यूमर को अवेयर किया जाता है अबाउट देयर राइट्स एंड रिलीफ्स, उनको जागरूक ग्राहक बनाने की कोशिश की जाती है? राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। ठीक है, तो ये 2 राइट्स का डिस्कशन यहाँ पर हो रहा था। ठीक है, चले हम आगे। बेटा राइट्स वाला क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है और केस स्टडी के लिए भी। बहुत बार ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा गया है और बहुत बार केस स्टडी में भी पूछा गया है। ठीक है, तो दोनों तरीके से आपको प्रिपेयर करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, आइडेंटिफाई
द कंज्यूमर राइट बीइंग वायलेटेड, कौन से कंज्यूमर राइट यहाँ पे वायलेट हुए हैं यानी कि फॉलो नहीं हुए हैं इन द अबव केस, एंड व्हाई डू यू थिंक दैट द कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू, और आपको क्यों लगता है कि कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन होना चाहिए। तो इसका लिंक इससे तो कोई लेना देना नहीं है, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप अपने आप भी इसको लिख सकते हो। और याद करो कि क्या मेमोरी ट्रिक थी, इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंज्यूमर। याद आ रहा है क्या क्या पढ़ा था हम लोगों ने? तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप सारी मेमोरी ट्रिक बताओगे, मैं बिल्कुल कुछ नहीं बताने वाली अब आपको, मैंने आपको पढ़ा लिखा बना दिया, अब तुम मेरे से ज्यादा होशियार हो, तुम खुद बताओगे सारी चीजें, ठीक है। तो बेटा कौन कौन सा था यहाँ पे? हमने पढ़ा था कंज्यूमर इग्नोरेंस, थोड़ा सा आप लोगों के लिए अच्छा सा सुंदर सुंदर लिखने की कोशिश करते हैं, कंज्यूमर इग्नोरेंस, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था क्या? अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर, अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर, और हमने क्या पढ़ा था? वाइड स्प्रेड एक्सप्लोटेशन ऑफ कंज्यूमर, ठीक है, वाइड स्प्रेड एक्सप्लोटेशन ऑफ कंज्यूमर। ठीक, अब हम राइट ढूंढ लेते हैं कि यहाँ पर कौन सा वायलेट हुआ है, वायलेट मतलब जो फॉलो नहीं हुआ। After his engagement, Badri took his fiancée Vaidehi for the dinner date to a 5-star hotel in the city. तो engagement के बाद date पर लेकर जाया जा रहा है, and there he had to face the humiliation and loss of reputation as a transaction using the bank's debit card at hotel to pay the bills failed. अब भैया देखो यहाँ पर तो बेइज्जती हो गई है, क्यों? क्योंकि जब बिल पे किया जा रहा था तो ट्रांजेक्शन फेल हो गई। अब यहाँ पे बताओ क्या इंप्रेशन गया होगा, एंगेजमेंट के बाद पहली डेट थी, Though he had a balance of more than 50 times the billed amount, पर पार्टी छोटी मोटी पार्टी नहीं थी, जितने का बिल था उससे 50 गुना ज्यादा अमाउंट है बैंक अकाउंट में। सो ही अप्रोच द कंज्यूमर रेड्रेसल फोरम सीकिंग द कंपेंसेशन ऑफ 2 लाख। तो वो गए कि हमें तो 2 लाख रुपए का कंपेंसेशन चाहिए। द बैंक क्लेम दैट दिस इंसिडेंट हैपेंड सिंस द बैंक हैज सस्पेंडेड ऑल द ट्रांजेक्शन देन फॉर 2 days ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज। उन्होंने कहा कि इसलिए हुआ है क्योंकि बैंक ने ना सारी ट्रांजेक्शन को यहाँ पर बंद कर रखा है, 2 दिन का कुछ टेक्निकल इशू है इस वजह से। However, the bank did not provide any prior notice to the consumers about it. और यहाँ पर बैंक ने लेकिन इस चीज का कोई नोटिस नहीं दिया था। So the consumer court directed the concerned bank to pay the compensation of rupees 1 lakh to Badri. अब यहाँ पर उन्होंने इसको कहा कि आपको 1 लाख रुपए का कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा। तो एक बात बताओ कि यहाँ कौन सा राइट फॉलो नहीं हुआ? उसे कॉम्पेंसेशन मिल गया, ये तो रिलीफ है, ठीक है, राइट टू सीक रेड्रेसल यूज हो गया, बट ये जो उसको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, ये जो उसने बिल्कुल बेइज्जती जिल्लत सही यहाँ पर पहली डेट पे, क्योंकि यहाँ पर ट्रांजैक्शन फेल हो गई थी, सामने वाला बंदा क्या ही सोच रहा होगा कि किसके साथ हम लोग यहाँ पर डेट पे आए हैं, तो पैसे भी नहीं दे पा रहे, इसके जो ट्रांजैक्शन ही फेल हो रही है अभी सही। तो ये क्यों हो पाया? क्योंकि बैंक ने इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी ना, तो ये जो जानकारी देनी चाहिए थी वो जानकारी उनको नहीं दी गई। तो बेटा यहाँ पर राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड का वायलेशन हुआ कि भाई हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए थी जिस सर्विस का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। गुड्स के साथ साथ सर्विसेज को भी आपको कंसीडर करके चलना है, तो सर्विसेज के केस में आपको जानकारी देनी चाहिए थी कि आपकी सर्विस में अभी फिलहाल कुछ शॉर्टकमिंग्स चल रही हैं, उन्होंने नहीं बताया, तो यहाँ पे राइट टू बी इन्फॉर्म्ड का वायलेशन हुआ है। ठीक है, समझ आ गया सबको? चलो बढ़िया, अब तुम ध्यान रखना, तुम पहले से सारी चीजें देख कर जाना, ऐसे मत ले जाना, ठीक है जी। चलो अच्छा, इसके साथ एक क्वेश्चन पूछो आप लोगों से, क्या आप मुझे एज पर द लेटेस्ट एनसीईआरटी वैल्यूज जो है हमारी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कि हम कौन कौन से कमीशन में जा सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, क्या मुझे आप वैल्यूज बताएंगे यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कि कब कहाँ जाके केस फाइल किया जा सकता है? तो प्लीज बता दीजिएगा अगर आपको याद है तो, ठीक है, न्यू अमेंडमेंट्स वाली। नेक्स्ट, स्टेट एनी 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज विच हैज बीन डिस्चार्ज्ड बाय सुमन। आपको बतानी है कौन सी डिस्चार्ज यानी कि यूज की गई है, उसने कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर फॉलो करी है बिसाइड आस्किंग फॉर अ कैश मेमो। कैश मेमो के लिए उसने पूछा है, उसको हटाकर कोई और 2 बतानी है। एंड एक्सप्लेन एनी 2 राइट डिस्कस्ड इन द अबव केस, और फिर से 2 राइट्स आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करने हैं। सुमन वांटेड टू परचेज अ सैंडविच टोस्टर, शी चेक्ड अबाउट द वेरियस सैंडविच टोस्टर्स अवेलेबल ऑनलाइन and compared the prices so that an intelligent and wise choice could be made. Then she went to a nearby market to buy the sandwich toaster. Being an informed consumer, she looked for the correct standardized mark.
अब देखो, सुमन जो है वो एक सैंडविच टोस्टर खरीदना चाहती थी, ठीक है। उसने क्या किया, बहुत सारे सैंडविच टोस्टर जो है मार्केट में अवेलेबल थे ऑनलाइन, उसने सबको देखा, प्राइसेस को कंपेयर किया, ताकि वो एक इंटेलिजेंट वाइज चॉइस यहाँ पर कर सके। तो बेसिकली देखो, यहाँ पर वो सारी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन ले रही है। तो यहाँ पर आपको कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी समझ में आई, कि वो अवेयर है अबाउट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल इन द मार्केट। यही था ना, बी अवेयर ऑफ various goods and services available in the market, be a well informed customer। उसके अलावा उसने क्या किया है, यहाँ पर उसने करेक्ट स्टैंडर्डाइज्ड मार्क भी देखा है। करेक्ट स्टैंडर्डाइज्ड मार्क देखना भी उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो उसने पूरी करी है। द शॉपकीपर शोड हर द डिफरेंट टोस्टर, वो ऐसे अलग अलग टोस्टर दिखा तो रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा हाई प्राइस बता रहा है जो उसने ऑनलाइन चेक की थी। अब क्योंकि वो वेल इन्फॉर्म्ड थी, उसे पता था, पर यहाँ पर उसने पकड़ लिया उसे कि ऑनलाइन जो प्राइस दिखाई जा रही है ये उससे ज्यादा बता रहा है। आफ्टर नेगोशिएटिंग विद द शॉपकीपर शी वॉज एबल टू ब्रिंग द प्राइस डाउन। अब इसी वजह से उसने क्या किया, नेगोशिएट किया, बार्गेनिंग करी और प्राइस कम करवा ली। एज अ रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर शी आस्क्ड फॉर द कैश मेमो, उसने कैश मेमो भी लिया अगेंस्ट द अमाउंट पेड फॉर द प्रोडक्ट एंड टुक द टोस्टर होम, और उस टोस्टर को घर ले गई। On opening the package, she found an instruction booklet. उसके अंदर एक instruction booklet थी, which she read carefully, जिसको उसने पूरी तरीके से पढ़ा। तो read the labels and instructions carefully, यहाँ पर ये वाली responsibility भी है। Then she followed all the instructions step by step and made nicely toasted paneer sandwiches for her family। और अपनी पूरी family के लिए बढ़िया वाले sandwiches उसने बनाए और सबको यहाँ पर खिलाए। तो बेटा रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो बहुत सारी डिस्कस हुई थी, हमने 2 बता दी हैं, कोई भी 2 आप बता सकते हो, आप नीचे वाली बता सकते हो, आपको ऊपर से समझ में आ रही है ऊपर से ही बता सकते हो, सिर्फ कैश मेमो वाली आपको यहाँ पर डिस्कस नहीं करनी है। अब यहाँ पे बेटा 2 राइट्स भी उन्होंने पूछे थे कि यहाँ पर कौन से 2 राइट्स हैं जो फॉलो किए गए हैं, या मैं कहूँ कि उसका डिस्कशन यहाँ पर किया गया है। देखो, सबसे पहले तो उसने लेबल देखा, उसने सारी इंस्ट्रक्शंस देखी और स्टेप बाय स्टेप उसने यहाँ पर काम किया। क्यों? क्योंकि उसके पास ये राइट है कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस था, फट जाता, कुछ भी ऐसी मिसहैपनिंग हो सकती है। तो अपने राइट को इस्तेमाल करते हुए उसने लेबल्स देखे, स्टैंडर्डाइज मार्क देखा और पूरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया। तो राइट टू सेफ्टी है ना। और इस तरीके से लेबल वगैरह पढ़ना, प्राइस के बारे में अवेयर रहना, ये सब चीजें क्या है, यहाँ पर वो पूरी इंफॉर्मेशन ले रही है हर एक चीज के बारे में। उसने कैश मेमो भी लिया है, उसने यहाँ पर ऑनलाइन सर्च भी किया था प्राइस के बारे में, और तो और उसने यहाँ पर जैसे लेबल वगैरह भी वो रीड कर रही है, पैकेज को खोला, उसने सारी इंस्ट्रक्शंस को पढ़ा है। तो यहाँ पर उसने यूज किया राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। ठीक है, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड यहाँ पर उसने यूज किया है। ठीक है, तो बस ये 2 राइट्स थे जो यहाँ पर हमें समझ में आए हैं कि यहाँ पर उन्होंने डिस्कस किए हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द फंक्शंस दैट द ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड बाय अमन विल बी परफॉर्मिंग। हमें यहाँ पे बताने हैं कि वो कौन से फंक्शंस हैं जो अमन ने एक ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर सेटअप करी है वो परफॉर्म कर रही होगी। ठीक है, तो पहले देखते हैं, फिर पता चलेगा कि क्या ही फंक्शंस हैं और किस चीज के बारे में यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है। अमन, a degree holder in entrepreneurship, came to know about the Piplantri village located in Rajasthan, where in 2006 an initiative was started in which 111 trees are planted every year, every time a girl child is born. Very good initiative। यहाँ पर उन्होंने बोला है कि जब भी एक गर्ल चाइल्ड जो है वहां पर अगर बॉर्न होती है तो 111 ट्रीज जो है वो प्लांट किए जाते हैं। एंड टू कीप टर्मिनेट्स अवे फ्रॉम द ट्रीज, द विलेजर्स हैव प्लांटेड 2.5 मिलियन एलोवेरा प्लांट्स अराउंड द ट्रीज। अब यहाँ पर उन्होंने क्या किया, उन्हें ट्रीज के अराउंड 2.5 मिलियन एलोवेरा ट्रीज भी यहाँ पर प्लांट्स भी उन्होंने लगाए हैं। This has turned the village into the oasis as the planting of trees led to the higher water level. Aman decided to visit the village to start a business unit for the processing and marketing of aloe vera into the juices, gels and other products. गांव में प्लांट ही प्लांट और ट्रीज हो रहे हैं। अब इसका कुछ तो सॉल्यूशन भी होना चाहिए ना, क्योंकि देखो इतने ज्यादा भी चीजें अगर होने लग गई, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड जैसे हम कहते हैं, तो इसका सॉल्यूशन के लिए अमन को इसके अंदर एक बिजनेस दिखा। अब उसने क्या कहा कि एक काम करते हैं, हम यहाँ पर एक बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, जब हमने इतना ज्यादा प्लांट्स लगा रखे हैं, ट्रीज लगा रखे हैं, तो इनसे कुछ बिजनेस भी जनरेट करते हैं
तो एलोवेरा को जूसेस में कन्वर्ट करना, जेल्स में कन्वर्ट करना, अदर प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करना, उसने इस चीज का बिजनेस करना शुरू किया. However, on visiting the village, Aman found that villages were suffering exploitation at the hands of the local merchants who were engaged in unscrupulous, exploitative trade practices like hoarding, black marketing of the food products, and also selling the unsafe and the adulterated products to the villagers. अब क्या हुआ यहाँ पर, जिस टाइम पे वो विजिट करा उसने यहाँ पर, तो उसको ये पता चला कि गांव वालों का ना बहुत ज्यादा एक्सप्लोटेशन हो रहा है. जो लोकल मार्केटर्स हैं वहां पर, वो बहुत ज्यादा उनका एक्सप्लोटेशन कर रहे हैं कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का यूज करना, होर्डिंग हो रही है, मार्केटिंग ऑफ फूड प्रोडक्ट्स की, अनसेफ प्रोडक्ट्स उनको यहाँ पर बेचे जा रहे हैं, अडल्ट्रेशन हो रहा है. तो ये सब कुछ उनके साथ हो रहा था, खूब एक्सप्लोटेशन हो रहा था विलेजर्स का. After looking at their plight, instead of business organization, he decided to set up an organization for the protection and promotion of consumer interest of the villagers. अब उसने सोचा कि यार बिजनेस नहीं करते हैं, कुछ समाज सेवा का काम करते हैं. तो उसने एक ऐसा बिजनेस यहाँ पर एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन उसने यहाँ सेटअप किया जो उनके प्रोटेक्शन और प्रमोशन का काम करे. कंज्यूमर के प्रोटेक्शन और प्रमोशन के लिए उसने एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया. तो अगर आपको याद हो तो कुछ कंज्यूमर्स ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं. तो ये क्वेश्चन है अबाउट द रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस एंड एनजीओ. ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, बिल्कुल लास्ट वाला टॉपिक था हमारा. तो कोई भी 6 फंक्शंस आप यहाँ पर उसके लिख सकते हैं कि जैसे ये लोग पीरियोडिकल्स इशू करते हैं टाइम टू टाइम, ताकि लोगों को सारी जानकारी दी जा सके. मदद करते हैं कि इन केस अगर उनके साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो किस तरीके से वो कंप्लेन फाइल करेंगे. उनके बिहाफ पे कभी कभी खुद भी कंप्लेन फाइल कर देते हैं. उनको एडुकेट करते हैं सभी चीज़ों के बारे में. उनको लीगल एड प्रोवाइड करते हैं हर तरीके से. उनके बिहाफ पर कभी कभी ये लोग क्या करते हैं कि टेस्टिंग, अलग अलग कंपनीज के प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग कराते हैं लेबोरेटरी में, और जो है रिपोर्ट है उसको पब्लिश करते हैं ताकि सभी लोगों को इस सब चीज़ों की जानकारी हो सके. ठीक है, लोगों को उनके राइट्स रिलीफ्स के बारे में बताना, ये सब काम भी हमारे जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है वो करता है. ठीक है, तो मैंने इसको याद करने की एक मेमोरी ट्रिक भी बताई थी. मेमोरी ट्रिक के साथ पॉइंट जरूर लिखिएगा, ये वाला क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है. चलिए अब लास्ट क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं. सक्षम हैज अ डेयरी सप्लाइंग मिल्क, क्रीम, पनीर एंड देसी घी. तो सक्षम जी यहाँ पर अपनी डेयरी चलाते हैं, देसी घी, मिल्क और क्रीम, पनीर सब सप्लाई करते हैं. फॉर अर्निंग द मोर प्रॉफिट इज प्रैक्टिसिंग द अडल्ट्रेशन. पर नालायक हैं, ज्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में मिलावट करते हैं और टोन मिल्क जो है मिक्स करते हैं फुल क्रीम मिल्क के साथ, एंड एनिमल फैट को मिक्स करते हैं देसी घी के अंदर. His customers have complained of several health problems of due to the adulteration. और कस्टमर्स ने बहुत ज़्यादा इनके ऊपर कंप्लेन करी है क्योंकि हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रही है इनकी इस अडल्ट्रेशन की वजह से. तो वानी उनकी एक कस्टमर है सक्षम की. तो बताइए वो क्या स्टेप्स ले सकती है इसके अगेंस्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत. तो बेटा क्या कर सकती है, पहली बात तो उनके साथ उनके हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट को मुझे लगता है रिप्लेस करना, रिमूव करना डिफेक्ट को, वो तो बात की बात है. सबसे पहला होना चाहिए नॉट टू ऑफर द हैजार्डस गुड्स इन द मार्केट. पहली बात तो आप ये अडल्ट्रेटेड सामान बेचोगे ही नहीं जो लोगों की सेहत के लिए हानिकारक है. उसके बाद रोक लगाई जाए टू सीज द मैन्युफैक्चरिंग. आप मैन्युफैक्चरिंग पर रोक लगाओ, और जितने भी यहाँ पर उन्होंने ऑलरेडी भेज चुके हैं अब वो आगे अपने, जैसे कि पनीर भी बेच रहे हैं, क्रीम भी बेच रहे हैं, तो उसको विड्रॉ कर लो सप्लाई को, यानी कि वापस बुलवा लो. अगर किसी के साथ मेजर हेल्थ इश्यूज हुए हैं, उनको इंजरी हो रही है किसी भी तरीके की, तो यहाँ पे कॉम्पेंसेशन पे करना चाहिए. इवन इनके ऊपर प्यूनिटिव डैमेजेस भी लगाए जाने चाहिए. ठीक है, तो ये कुछ 4-5 रिलीफ्स मैंने आपको बताए हैं. जो रिमेनिंग है वो आप लोग मुझे बताएंगे. ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ आज की हमारी सारी केस स्टडीज हुई कंप्लीट. और हमारी ये जो जर्नी है ना बेटा, ये अपने अंतिम पड़ाव पर डेफिनेटली आ चुकी है. ये जो मेरा सफ़र था आप लोगों के साथ, ये आज ख़त्म हो रहा है. यानी कि जो हमारे लर्निंग, रिवीजन, प्रैक्टिसिंग फेज था ये ख़त्म हुआ. लेकिन मैंने जो आपका हाथ स्टार्टिंग में थामा था ना, अभी तक छोड़ा नहीं है. ये वादा था मेरा कि पूरे साल पढ़ाऊँगी. बिल्कुल भी आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आप कहीं पर पढ़ने नहीं जाते हैं. बिल्कुल ऑफलाइन क्लासेस वाली फीलिंग के साथ हर एक टाइम पर मैं आपके साथ होंगी. चाहे आपके हाफ ईयरली थे, प्री बोर्ड थे, आज आप अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, रेगुलरली पूरे साल तक आपके साथ ये रिश्ता बना रहा. लेकिन अभी भी ये रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ है. बट हाँ, एक जर्नी है जो बिल्कुल अपने एंड पॉइंट पर आ चुकी है. अब बस एक आखिरी पड़ाव बचा है, बोर्ड एग्ज़ाम. तो अब मैं आप लोगों से मिलूंगी
आपके बोर्ड एग्ज़ाम के टाइम पर, वो जो हमारा गैप डेज़ होंगे, अब वहाँ मैं आपके लिए बहुत धुआँधार, धमाकेदार चीज़ लेकर आऊँगी। और मेरा वादा है आपसे, अगर आप मेरे साथ वहाँ पर भी मुझे मिलेंगे ना, तो 80 में से 80 कहीं नहीं जाने वाले। तो कुछ ऐसी चीज़ों के साथ मैं आप लोगों के लिए आऊँगी आपके सामने, तो बस इंतज़ार करिएगा अपनी काजल मैम का। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम्स। बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई करिए, खूब मेहनत करिए, अपने पेरेंट्स, टीचर्स और खुद को प्राउड फील कराइए। बस यही मौका है, यही समय है कुछ कर दिखाने का। बाकी सब चीज़ों को भूल जाइए जब तक हुआ है। बस याद रखिए कि ये कि आपका गोल क्या है, आपने क्या ऑब्जेक्टिव सेट किया है, क्या हासिल करना चाहते हो, बस उसी चीज़ को याद रखो अपने दिल और दिमाग में और तैयारी करते रहो। और बस खूब मेहनत करो और अच्छा रिजल्ट लेकर आओ। और कीप ग्रोइंग, कीप स्माइलिंग। और मिलूंगी अब आपसे गैप डेज में। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।